हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं भूगर्भ शास्त्र के बारे में, जो एमपीपीएससी पेपर 3 की यूनिट 10 है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि भूगर्भ शास्त्र या जियोलॉजी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। यदि इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई तो इसका बाकी जो टॉपिक है सारा कुछ आप समझ पाओगे। ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या होता है भूगर्भ शास्त्र का, जियोलॉजी। जैसे मैं आपसे बोलूं बायोलॉजी, ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा जो जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, जीवों की संरचना कैसे हुई है, जीवों के परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें यानी कुल मिला के जीवों के इतिहास आपका इमेजिनेशन होने लगता है। बायोलॉजी शब्द का उपयोग होने से जीवों के बारे में आपको जूलॉजी, बायोलॉजी या पादप के बारे में, उनका संरचना से लेके, ठीक है, उनके जन्म से लेके आज तक क्या क्या परिवर्तन हुए, उनका कौन सा अंग क्या काम करता है, किस तरह से सेल बनती है, टिश्यू बनता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाता है बायोलॉजी शब्द उपयोग करने से। यदि मैं बायोलॉजी की जगह आपको जियोलॉजी शब्द उपयोग करूं तो आप क्या इमेज कर पाते हो। यदि आप कुछ इमेज कर रहे हो तो बेहतर है, यदि आप कुछ इमेज नहीं कर पा रहे हो, कि जैसे मैथ में क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, सब आपको मालूम है, टॉपिक तो पता ही रहता है कि इस सब्जेक्ट में क्या जानकारी मिलती है। इसी तरह यदि आपको जियोलॉजी में यह समझ में नहीं आता कि जियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, तो आप डेफिनेशन रट के कुछ नहीं कर सकते। आपको शब्द यदि दिमाग में आया है तो कुछ इमेज बननी चाहिए कि हम जियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताऊंगा। यदि आपको डेफिनेशन समझ आ गई, रटने वाली डेफिनेशन नहीं, यदि आपको डेफिनेशन समझ आ गई तो इस सब्जेक्ट में कुछ है ही नहीं। तो जियोलॉजी में क्या आपको दिमाग में आना चाहिए, जैसे ही शब्द जियोलॉजी आता है आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी है उसका जो क्रस्ट है, उसमें जो चीजें पाई जाती हैं, चाहे वो मिनरल हो, चाहे वो सोयल हो, चाहे वो कोई रॉक हो, उनसे संबंधित जो हम अध्ययन करते हैं वो जियोलॉजी में आता है। ठीक है, यानी ये पृथ्वी का विज्ञान है, इसमें पृथ्वी के इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, किसमें, जियोलॉजी में। तो मेरे हिसाब से डेफिनेशन आपको किताबी डेफिनेशन की बजाय आपको समझने वाली डेफिनेशन में ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पृथ्वी में कौन कौन सी सतह होती हैं। ठीक है, एक होता है क्रस्ट, एक होता है मेंटल, ठीक है, और एक होता है कोर। तो जब पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला था, लेकिन ये धीरे धीरे ठंड होती गई। जब ये धीरे धीरे ठंडी होती गई तो इसमें क्या हुआ, इसका जो ठंडा जो लावा है, या आप ऐसे बोल सकते हो आग का जो गोला था, तो शुरू में जब गर्म था तो कुछ भी भू परपट्टी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ठंडी हुई तो ऊपर पपड़ी, कोई भी चीज जब ठंडी होती है तो ऊपर पपड़ी बनना शुरू हो जाती है। तो जब से पृथ्वी में पपड़ी बनना शुरू हुई तब से हम अध्ययन करेंगे, वो जियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। यानी जो पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी है, यानी आज आप जिसे बोलते हो क्रस्ट, यानी जो भी चीज आप क्रस्ट का अध्ययन करोगे वो सारी चीज आएगा जियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, और जो आप उसके बाद क्रस्ट के नीचे जाओगे तो आपको मेंटल मिलेगा, मेंटल के नीचे जाओगे आपको कोर मिलेगा। तो जब आप क्रस्ट से नीचे की चीजों का अध्ययन करने लगोगे तो वो आपकी जियोलॉजी नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका जियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, यदि आप क्रस्ट और मेंटल के नीचे जाओगे तो वो जियो मैग्नेटिज्म कहलाएगा, और यदि क्रस्ट का अध्ययन करोगे तो वो जियोलॉजी कहलाएगा। अब क्रस्ट में आप क्या अध्ययन करोगे, क्रस्ट में क्या क्या मिलता है आपको, यहाँ पे आपको खनिज मिल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सेल दिखेंगी, चट्टानें दिखेंगी, यहाँ पे आपको फॉसिल मिलेगा या जिसे बोलते हैं जीवाश्म मिलेगा। तो जब आप इन चीजों का अध्ययन करते हो पृथ्वी के क्रस्ट में तो आप जियोलॉजी पढ़ रहे हो। कौन सा खनिज कब बना, कौन सा खनिज कहाँ क्या पाया जाता है, सेल का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार की सेल है, जीवाश्म की उम्र क्या है, इन सब का अध्ययन आप जियोलॉजी के अंतर्गत करते हो। कहने का मतलब है कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो रॉक है, फॉसिल है, इनका जो अध्ययन किया जाता है वो सब जियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चाहे वो मिनरल हो, रॉक हो या जीवाश्म है। ठीक, अब भाई जब आप रॉक सेल देखोगे तो सेल की परतें होगी, ठीक है,
परतों में क्या मिल जाएगा आपको, जीवाश्म दबा मिल जाएगा। तो इससे क्या कार्बन डेटिंग करोगे, उम्र निकल आएगी। तो इससे क्या पृथ्वी का इतिहास समझ में आएगा ना आपको। यानी पृथ्वी का इतिहास कैसे आपको पता चला, जो आपने सेलों का अध्ययन किया, उनमें पाए जाने वाले जीवाश्म का अध्ययन किया, उससे आपको एक उम्र पता चली कि किस समय किस प्रकार के जीवाश्म मिलते थे, यानी किस प्रकार जीवन की उत्पत्ति किस समय में हुई। फिर यदि वो जीवाश्म पहले मिलता था, आज नहीं मिल रहा, तो फिर आप एक थ्योरी निकालोगे कि अच्छा यदि डायनासोर के जीवाश्म मिल रहे हैं यानी डायनासोर था, लेकिन अब नहीं है तो विलुप्त हो गया। अब विलुप्त कैसे हुआ, इसकी भी अलग अलग थ्योरी आ जाती है। ठीक है, अब जैसे जीवाश्म विलुप्त डायनासोर विलुप्त की बात करें तो ये बहुत बड़े जीव थे, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यानी गर्म क्षेत्रों में रहते थे, लेकिन किसी कारणवश, उसकी अलग अलग थ्योरी है कि बहुत ज्यादा तापमान पृथ्वी का गिर गया तो फिर से ठंड आ गई, ठंडी बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई, इससे क्या हुआ, डायनासोर खत्म हो गए। तो जीवाश्म मिले इसलिए तो आप ये सारी चीजें जान पा रहे हो। यदि उनके जीवाश्म ही नहीं मिलते, यानी जियोलॉजी ही नहीं आप पढ़ते, तो आप इन सब निष्कर्ष तक कैसे पहुंचते कि पहले डायनासोर था, फिर पृथ्वी ज्यादा ठंडी हुई, उसके बाद जीवाश्म डायनासोर खत्म हो गया। और इस तरह से आपने क्या देखा, खनिज देखे, चट्टानें देखी, चट्टानों की परतों के बीच में पाए जाने वाले जीवाश्म देखे। इससे आपने एक पृथ्वी के जो निर्माण है, जीवों की जो उत्पत्ति, उनकी उम्र का भी पता कर लिया अपने, ठीक है, उनकी संरचना का भी पता कर लिया। तो इस तरह से आप जियोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं, जो पृथ्वी का क्रस्ट है, या बोल सकते हैं जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, उसमें पाए जाने वाले खनिज, उसमें पाए जाने वाली चट्टान, उन चट्टानों के बीच की परतों में छिपे हुए फॉसिल, इन सब का अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी में। तो अब मेरे हिसाब से यदि आपके सामने कोई शब्द उपयोग करता है कि ये जियोलॉजी क्या है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए जियोलॉजी का मतलब हो गया, ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत, या आप जैसे क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट में पाए जाने वाले खनिज, रॉक और जीवाश्म का जब अध्ययन करते हैं तो वो जियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब इससे क्या क्या निकालोगे, इससे आप पता कर लोगे यदि रॉक कैसे बनी है, कब बनी है, जीवाश्म कब का है, किस जीव का है। ठीक है, यदि जीवाश्म कोई भारत में मिला, कोई जीवाश्म आपको भारत में मिला, वही आपको यदि ऑस्ट्रेलिया में मिलता है तो एक अध्ययन आपको सहूलियत मिल जाएगी, अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया में भी है, भारत में, यानी कभी ना कभी ये सब दक्षिण अफ्रीका, ये सब कभी ना कभी जुड़े रहे होंगे। तो इस तरह से निष्कर्ष बनते चले जाते हैं। तो जियोलॉजी का एक अपना महत्व है। जियोलॉजी होगी तभी आप पृथ्वी के बारे में, जैसे आप अपने परिवार का इतिहास जानना चाहते हो, इसी तरह पृथ्वी का यदि आप इतिहास जानना चाह रहे हैं तो आपको जियोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा। आपको चट्टानों के बारे में जानना है, अध्ययन करना पड़ेगा। आपको विभिन्न ऊर्जा संसाधनों के बारे में अध्ययन करना है तो आपको जियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे ऊर्जा की मैं बात करिए, ऊर्जा संसाधन कैसे आपको सहयोग करेंगे इसके अध्ययन में, तो इसके लिए आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। जैसे आप क्या है, कोयला, कोयला कैसे बनता है, ठीक है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, गैस कैसे बनती है, इसका अध्ययन कहाँ करोगे आप, जियोलॉजी में करेंगे। ये सारे अध्ययन आप जियोलॉजी में बताओगे। कैसे बताओगे, देखिए यदि मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, तो यदि यहाँ पे है कोई पौधा है, कोई पेड़ है, यदि वो दब गया, वो यहाँ पे है, तो वो कोयला बन जाएगा। यदि वो और नीचे दबा हुआ है, मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, वो यहाँ पे दबा है, तो वो पेट्रोलियम बन जाएगा। यदि इसके भी नीचे दबा हुआ है तो वो गैस बन जाएगा। यानी कहां पे दबा है, उसमें कितना दाब है, जियोलॉजी का आप अध्ययन कर रहे हो। आप यदि कोई आज मान लीजिए जंगल खड़ा है, किसी कारण बस ये जंगल दब जाए, यदि ये ज्यादा नीचे नहीं होगा तो कोयला बन जाएगा, यदि उससे और नीचे होगा तो पेट्रोलियम बन जाएगा, यदि और नीचे चला गया तो गैस बन जाएगा। तो एक कैसे आपको जानकारी, ये जियोलॉजी जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसका जब अध्ययन कर रहे हो, इससे पता चल रहा है कि कोई जो जीवाश्म है, कोई जो पौधा है, जीव जंतु है, जब वो दब जाता है तो कैसे कोयला बनता है, कैसे पेट्रोलियम बनता है और कैसे गैस बनता है। इससे क्या थ्योरी निकली, जैसे जैसे उनमें दाब बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो चेंज होते जाता है, कोयला, पेट्रोल और गैस। तो यही सारा जियोलॉजी की विशेषता है और जियोलॉजी में आपको यही सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। तो यदि आप जियोलॉजी का कंसेप्ट समझ गए होंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, आपके दिमाग में इमेज बन पा रही होगी, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अन्यथा आप इसकी डेफिनेशन किताब में पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, कंसेप्ट नहीं बनाओगे तो भूल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं किताब की डेफिनेशन की बात करूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, आप यहां से देखिए कि किस तरह से आपको यदि आपको किताब वाली डेफिनेशन है तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि पृथ्वी से संबंधित ज्ञान ही भूविज्ञान कहलाता है। ओके, अब इसमें क्या देखोगे, जिसमें पृथ्वी पृथ्वी का जो ठोस निर्माण है, शैलें हैं, ठीक है, जो भूप्रकृति है, स्थल रूप है, इन सब का विकास कैसे हुआ, कैसे निर्माण हुआ, इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। यानी मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, जो अपना ऊपर का क्रस्ट है पृथ्वी का, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसमें क्या क्या पाया जाता है, कब क्या बना, इन सब का अध्ययन इसमें करोगे आप। ठीक है, भूविज्ञान से पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, संगठन, शैल, इन सब के इतिहास और इनकी संरचना के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो आप समझिए, जियोलॉजी कहाँ पढ़ोगे आप, जियोमैग्नेटिज्म कब कहलाएगा, ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ऐसे भी देख सकते हैं कि फिर वही बात हो गई कि सेल कैसा उनका निर्माण हुआ, कैसा उनका वितरण है, कहाँ किस प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। ठीक है, और यदि पाई जाती है तो वो किस काल में निर्माण हुआ, जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल अभी पढ़ेंगे हम। तो अभी के लिए आप ये जानो कि कोई सेल है, चाहे वो लावा से बनी हो, ठीक है, उसका एक कालक्रम होगा कि किस काल में बनी है। तो वो सब अभी का टॉपिक नहीं है, वो जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कब हुआ, सबसे नवीन पर्वत कौन है, सबसे पुराने पर्वत कौन है। ओके, तो वो भूविज्ञानिक काल जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है तब का विषय होता है, लेकिन वो जानकारी यहीं से मिलती है जब आप चट्टानों का अध्ययन करते हैं कि कौन नवीन चट्टान है, कौन पुरानी चट्टान है। ठीक है, तो एक तरह से आपने क्या बता दिया, जो पृथ्वी का इतिहास है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब आप जैसे एक चीज मैंने बोली आपको, भूविज्ञान यानी जियोलॉजी आप पढ़ रहे हो, तो जियोलॉजी आपको थोड़ा सा यदि इसका क्लासिफिकेशन करें तो कितने क्लासिफिकेशन इसमें हो जाएंगे। तो एक होता है भौतिक भूविज्ञान और एक होता है ऐतिहासिक भूविज्ञान। भौतिक भूविज्ञान में आप पढ़ोगे भौतिक की चीजें, यानी कोई मटेरियल, और ऐतिहासिक में आप पढ़ोगे उसका समय, कोई चीज यदि ऐसी हुई तो कब हुई, उसके इतिहास के बारे में हुई, किस काल में हुई है। ठीक है, यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल, किसी चीज के निर्माण की यदि बात कर रहे हो तो आप बताओगे कि यदि ये चीज कोयला बना है तो वो कब बना है, कार्बोनिफेरस युग है। यदि आपका डायनासोर थे तो वो कब थे। ठीक है, यानी ज्यूरेसिक काल क्या है, ये सब इनके जो टाइम स्केल है वो आप ऐतिहासिक भूविज्ञान में पढ़ेंगे। और यदि कोई खनिज है, ठीक है, कोई चट्टान है, तो वो भौतिक भूविज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो अब जैसे मैं भौतिक भूविज्ञान में बार बार खनिज की बात कर रहा हूँ, चट्टानों की बात कर रहा हूँ, तो ये भौतिक भूविज्ञान में आएगा। तो देखिए भौतिक भूविज्ञान में इतनी चीजें आएंगी, खनिज विज्ञान, ठीक है, खनिजों के बारे में, कैसे बना, कब बना, मृदा, मृदा कैसी है, किस प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाएगी, किस प्रकार का खनिज कहाँ पाएगा, ये सारी चीजें आज हमें उपयोगी हैं। भाई कृषि कार्य करना है तो आप कौन सी फसल पैदा करोगे, ये किस पे निर्भर करता है, भौतिक भूविज्ञान पे निर्भर करता है। कैसी मिट्टी है, कैसे खनिज है, उस पर निर्भर करेगा। तो कहीं ना कहीं ये आज हमें उपयोगी है, चाहे वो पर्यावरण की समस्याओं का समाधान करना हो, चाहे वो अपने आर्थिक क्रियाकलाप हो, ठीक है, चाहे कहीं नदी बांध बनाना हो, इन सब का चट्टानों का, वहां जैसे चट्टानें बहुत मजबूत होंगी तो आप बांध बनाना आसान होगा। यदि कहीं की मिट्टी कमजोर है, चट्टानें कमजोर है, आप वहां बांध बना दोगे तो टूट जाएगा। तो चाहे वो बांध का निर्माण करना हो, चाहे बहुत ऊंची ऊंची पुलों का निर्माण करना हो, जो अलग अलग पहाड़ों को जोड़ते हैं, उनसे ट्रेन निकलती है, तो आप ऐसे नहीं बना देते। वहां जियोलॉजी, भौतिक भूविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। पहले वहां की चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, खनिजों का अध्ययन किया जाता है, उससे एक निष्कर्ष निकलता है कि हमें कितनी गहराई तक खुदाई करना है। खुदाई करने के बाद चट्टानें क्या इसको रोक पाएंगी, इतना वजन सह पाएंगी कि नहीं, ये सारी भौतिक भूविज्ञान है जो आज हम उपयोग कर रहे हैं। नहीं तो आप हर जगह कहीं भारी पुल बना दोगे, वो मिट्टी और चट्टान वहां की सहने लायक नहीं होगी उतना वजन, तो वो टूट जाएगा। तो भौतिक भूविज्ञान का बहुत बड़ा रोल है, उसके बिना आप कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे वो जलाशय बना रहे हो, चाहे पुल बना रहे हो, चाहे सड़कों का निर्माण, चाहे वहां पे मिनरल के लिए खुदाई कर रहे हो, जब तक आपको वहां की भौतिक भूविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, आप ये सारी चीजें करोगे तो नुकसान हो जाएगा, पर्यावरण को भी नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान भी होगा, और आप वहां पे सक्सेस भी नहीं होंगे। तो भौतिक भूविज्ञान में खनिज के बारे में, मृदा के बारे में, उनकी संरचना के बारे में,
चट्टानों की संरचनाएं किस प्रकार की है। भू आकृति विज्ञान भी भौतिक भू विज्ञान का ही एक हिस्सा है। जैसे पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, पठार कैसे बना, मैदान कैसे बना। अब विभिन्न मैदान है जैसे या पर्वत है, उनका निर्माण कैसे हुआ, वो भू आकृति विज्ञान जो भौतिक भू विज्ञान के अंतर्गत। यानी भौतिक भू विज्ञान में 4 चीजें हो गई, खनिज विज्ञान, मिनरोलॉजी, पेडोलॉजी, संरचनात्मक भू विज्ञान और भू आकृतिक विज्ञान। तो ये हो गया आपका भौतिक। अब एक हमने बात किया ऐतिहासिक, ठीक है। तो ऐतिहासिक में आपको क्या देखना है, ऐतिहासिक में आपको देखना है स्तरित शैल विज्ञान, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, बहुत बेसिक सा है कि पृथ्वी का जो धरातल है, ठीक है, उसके जो प्रारंभ से लेकर अब तक जो जो परिवर्तन हुए हैं, किस काल क्रम में क्या परिवर्तन हुआ है, हमारी पृथ्वी पहले कैसी थी, आज कैसी है, किस काल क्रम में क्या परिवर्तन हुआ, कब बर्फ थी, कब वो बर्फ पिघली, ठीक है, कब डायनासोर थे, कब वो खत्म हुए। इस तरह से आप एक जो क्रमबद्ध परिवर्तन पृथ्वी में पढ़ते हो, तापमान पहले कितना था, आज कितना है, तापमान लगातार जो बढ़ रहा है, इस तरह से जो एक क्रमबद्ध अध्ययन करते हो पृथ्वी के बारे में, विभिन्न परिवर्तनों, पृथ्वी के विभिन्न जो पृथ्वी का जो धरातल है उसमें कब किस प्रकार के परिवर्तन हुए, वो सब आप स्तरित शैल विज्ञान के अंतर्गत पढ़ोगे, ठीक है। इसी से आपको ये जानकारी मिलेगी कि पहले का जलवायु कैसी थी, जीव जंतु कैसे थे, अब किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पहले तापमान कितना था, अब के, ये सारी जानकारी जो आपको स्तरित शैल विज्ञान के अंतर्गत। जीवाश्म विज्ञान में भाई जीवाश्म विज्ञान भी जरूरी है, ऐतिहासिक है। यदि आप कभी उम्र बता रहे हो कि आज से 600 मिलियन वर्ष, आज से 5 मिलियन वर्ष, तो कहाँ से बता रहे हो, कार्बन डेटिंग कर रहे हो, तो उसमें आपका जीवाश्म विज्ञान का रोल भी होता है। ऐतिहासिक भू विज्ञान में जीवाश्म विज्ञान के बिना आप कैसे कोई डेट बताओगे भाई। जीवाश्म देखोगे, उसी का एनालिसिस करोगे कि कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, ये कब दबे, कब बने, ये सब जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ऐतिहासिक में क्या होगा, स्तरित शैल विज्ञान हो गया। दूसरा हो गया आपका जीवाश्म विज्ञान हो गया। इसी के अंतर्गत आपको पूरा भूगोल, यानी पृथ्वी के प्राकृतिक भूवैज्ञानिक इतिहास के अलग अलग खंडों में उसका भूगोल भी भिन्न रहा है और पूरा भूगोल में इसका अध्ययन किया जाता है। इसको थोड़ा सा समझिए। पूरा भूगोल में आप ये देखोगे, जैसे आप पृथ्वी को अलग अलग कालखंडों में विभाजित कर दिया, जैसे आप पढ़ोगे अलग अलग युग पढ़ोगे, क्वार्टरनरी युग क्या है, टर्सरी युग क्या है। क्वार्टरनरी युग में क्या था, कौन से जीव थे, ठीक है, कौन से जीवों का निर्माण, सारा जो एनिमल है ना और जो प्लांट जो आज हम देख रहे हैं वो एक दिन में नहीं बन गए, इनका निर्माण धीरे धीरे हुआ। पहले बहुत सरल जीव बने, फिर उनसे जटिल बना, ठीक है। तो किस काल में कौन से प्रकार के जीव थे, ठीक है, किस काल में उनका निर्माण हुआ, किस काल में वो विलुप्त हुए, वो सारा आपको पूरा भूगोल में पता चलता है। यानी धरती का जो अलग अलग कालखंड में जो बांटते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कालखंड है, जो जियोलॉजिकल स्केल होती है, भूविज्ञान जो उपयोग करते हैं, इसका हम अगला जो लेसन बनाएंगे उसमें बताएंगे कि पृथ्वी के किस कालखंड में किस प्रकार के जीव थे, या जीव थे या नहीं थे, पृथ्वी के किस कालखंड में कोई जीव विलुप्त हुआ, या पृथ्वी के किस कालखंड में कोयले का निर्माण हुआ, किस कालखंड में पेट्रोलियम बना। ये सब विषय है आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। तो उसमें हम बात करेंगे कि किस कालखंड में किस प्रकार से पृथ्वी में परिवर्तन हुए। अब परिवर्तन चाहे वो चट्टानों को निर्माण के लेके हो, चाहे वो पर्वत निर्माण को लेकर हो, चाहे वो जीवों की उत्पत्ति को लेकर हो, चाहे वो नए प्रकार के पौधों की उत्पत्ति को लेकर, ये सब आपका जियोलॉजिकल स्केल में आएगा कि किस कालखंड में किस प्रकार के परिवर्तन हुए। तो हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पे यही है कि आप इस लेसन में सिर्फ ये समझ पाए कि जियोलॉजी क्या है, इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, किस जगह का अध्ययन करते हैं। तो एक लाइन में कहूं तो जियोलॉजी में आप पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसमें जो पाए जाने वाली चीजें हैं उनका अध्ययन करते हैं, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो जीवाश्म हो, और उनके अध्ययन से जो चीज निष्कर्ष निकलती है, चाहे वो समय के बारे में ज्ञान हो, चाहे उनकी संरचना के बारे में ज्ञान हो, चाहे उनकी उत्पत्ति के बारे में ज्ञान हो, चाहे उनके नष्ट होने का ज्ञान हो, वो सब आप जियोलॉजी में पढ़ते हैं। और यदि आप ऊपर की परत से नीचे चले जाएंगे,
क्रस्ट के बाद मेंटल और कोर में चले जाएंगे तो वो आप जियोलॉजी में नहीं है, वो आप पहुंच जाते हैं, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, वो आप पहुंच जाते हैं जियो मैग्नेटिज्म में। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको समझिए जियोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आपको कोई चीज नहीं रटना पड़ेगा, नहीं तो आप रटते रहोगे, डेफिनेशन रटोगे, फिर वो भूल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इमेज नहीं कर पा रहे हो कि हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या होता है। ओके, अब देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के हमें फायदे क्या हैं। फायदे बिल्कुल है, किसी भी चीज का यदि आपको इतिहास पता चल जाए, उसकी उत्पत्ति पता चल जाए, ठीक है, उसमें समय समय पर होने वाले परिवर्तन पता चल जाए, तो आप कितना कुछ उसके बारे में जान सकते हैं। यदि आपको किसी चीज का इतिहास ही पता नहीं है, उसकी उत्पत्ति पता नहीं है, उसमें होने वाले परिवर्तन पता नहीं है, तो उसका आगे का अध्ययन आप कैसे करोगे, कोई निष्कर्ष कैसे निकालोगे। तो भूगर्भ शास्त्र का, जियोलॉजी का सबसे बड़ा जो महत्व है वो यही है कि इससे पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि पृथ्वी पहले कैसी थी, फिर कब उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, आज जिस स्थिति में पृथ्वी है कैसे परिवर्तन होते हुए आई है। तो पृथ्वी का इतिहास, उसमें होने वाले जीवन की उत्पत्ति, उसमें खत्म होने वाला जीवन, ठीक है, ये सारी जानकारी हमें भूगर्भ शास्त्र से प्राप्त होती है। प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन करने में भी फायदा मिलता है, चाहे वो जल संसाधन हो, चाहे वो मृदा संसाधन हो, चाहे वो जीवाश्म संसाधन हो, ठीक है, ईंधन, खनिज, ऊर्जा, इन सब के बारे में आपको मूल्यांकन करने का भी अवसर मिलता है और आसान हो जाता है। कैसे? जैसे मैं जल की बात करूं तो कहाँ पे आपको बांध बनाना है या नहीं बनाना, वो आपको यदि भूगर्भ शास्त्र का ज्ञान है तो आप उसको बेहतर समझ सकते हैं। कहाँ की मृदा किस प्रकार की होगी ये भी समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो मृदा बेसाल्ट चट्टानों से बनी होगी तो वो काली मिट्टी होगी, ठीक है, यानी किस प्रकार की चट्टानों से या मृदा का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उसमें कितनी परतें हैं, किस परत में क्या पाया जाता है, इससे मृदा के बारे में ज्ञान होगा। और जब मृदा के बारे में ज्ञान होगा तो उसका उपयोग आप, चाहे वो सतत कृषि हो, ठीक है, सतत कृषि इस समय बहुत आप समझ रहे होंगे, चाहे वो सतत कृषि हो, चाहे मृदा का अन्य किसी भी प्रकार का उपयोग हो, आप बेहतर कर पाएंगे। जीवाश्म, कहाँ पर किस प्रकार का जीवाश्म है, कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी होगी तो आप वहां बेहतर खुदाई करोगे, उससे प्राप्त करोगे और अपनी चीजें आगे बढ़ाओगे। खनिज हो गए, ऊर्जा की भी यही बात करें कि कहाँ आपको किस प्रकार की ऊर्जा के संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, वो जियोलॉजी का बेहतर ज्ञान होगा तभी आप वहां पे, आप ऐसा तो नहीं कि हर जगह खोद के पेट्रोल निकाल लो ना, कहाँ उसकी संभावना है, पहले जो सर्वे होता है इसीलिए होता है ना कि कहाँ आपको मिल सकता है आप वहीं खुदाई करो, ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया में हर जगह खोद दो आपको पेट्रोल मिल जाएगा। तो यही है, यदि जियोलॉजी की समझ है तो आपको उसका फायदा भी मिलेगा। प्राकृतिक आपदाओं को समझने में भी फायदा मिलेगा। कैसे? जैसे हिमालय इस समय क्या है, भूकंप ज्यादा आते हैं हिमालय क्षेत्र में। जब हिमालय क्षेत्र में भूकंप ज्यादा आते हैं इसकी वजह क्या है, हिमालय अभी क्या है, हिमालय बढ़ रहा है, ये नवीन पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, इसमें अभी भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या है, आपदाओं को समझने में हमें सहायता मिली, हमें पता चला कि नहीं हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार के घरों का निर्माण करना चाहिए, ताकि वहां पे यदि कभी ऐसी घटनाएं होती हैं या लगातार जो भूकंप आते रहते हैं उनको हम जो उनसे होने वाला नुकसान है उसको हम कम कर पाए। तो प्राकृतिक आपदाओं को भी समझने में भूगर्भ शास्त्र सहयोग करेगा, पर्यावरणीय समस्याओं को भी समझने में करेगा, ठीक है। पर्यावरणीय समस्याएं कैसे? जैसे आप पढ़ते हो कि पहले पृथ्वी कैसी थी, ठीक है, पहले एक आग का गोला थी, फिर पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद बर्फ पिघल गई, पुनः आप देखते हैं कि फिर से अब क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो पर्यावरण पृथ्वी का किस समय कैसा था इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। यानी पृथ्वी अभी लगातार गर्म हो रही है, कुछ तो नेचुरल कारण है, कुछ मानव के द्वारा निर्मित कारणों से पृथ्वी गर्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें जियोलॉजी ये भी समझाती है कि पृथ्वी किस कालक्रम में इसका तापमान कितना था, कब कैसे परिवर्तन हुआ, उन परिवर्तन का परिणाम स्वरूप था कि क्या चीजें हुई, किस प्रकार जीव विलुप्त हुए, किस प्रकार नए जीव आए। तो ये सब पर्यावरणीय समस्याओं को भी समझने में जियोलॉजी हमारी सहायता करती है। भू तकनीक इंजीनियरिंग, यानी जैसे मैंने बताया कैसे बांध बनाना है, कैसे पुल बनाना है, कहाँ बांध बनाना है, कहाँ पुल बनाना है, सुरंग का निर्माण कैसे करना है, ठीक है। आप हर जगह नहीं सुरंग बना सकते ना, हर जगह बांध बना सकते। तो वो भू तकनीक इंजीनियरिंग यानी शिक्षा इस क्षेत्र में
क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये सारी चीजें आजकल लोग देखिए एक विषय भी हो गया, इसमें रोजगार भी बहुत है, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हर जगह के जियोलॉजी सर्वे होते हैं, चाहे वो किसी भी देश का हो, इंडिया है, यूएसए है, चाइना है, कनाडा है, सबके तो वहाँ रोजगार के भी साधन उपलब्ध हो गए। भाई जब सर्विस नौकरी मिलेगी तो रोजगार मिलेगा, बांध परिवहन खनन, ये सारी चीजें आपको इसमें सहायता मिलती है। तो कुल मिला के जो हमारा जियोलॉजी है, आज का जो उद्देश्य था मेरा ये था कि इस सब्जेक्ट को समझाना कि क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं, ठीक है। यदि आपको ये चीज समझ में आ गई है कि इस विषय में हम पढ़ते क्या हैं, ओके, तो आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं है। लास्ट में कुछ सेकंड में मैं और बता दूं, इस विषय में हम पढ़ते हैं पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसमें पाए जाने वाले खनिज, मिट्टी, जीवाश्म, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, और उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं, चाहे वो संरचना हो, चाहे वो निर्माण हो, चाहे उनका कालक्रम हो, वो सब भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत आता है। ओके, तो आप इसको देखिए, और अब इसके बाद जो अगले टॉपिक होंगे वो इसी से लिंक रहेगा। तो यदि आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू।